नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको पूजा की दर्द भरी कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का अंतिम भाग सुनाती हूँ। और ये बच्चा उसका ही है, अब बताओ मैं क्या करूँ। वो कहने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस उस लड़के से कहो कि वो जल्द से जल्द तुमसे शादी कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अभी इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता है, अगर कुछ महीने बीत गए तो छिपाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि उसने अपने घर वालों को भेजने को कहा है। आज मैं घर में बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अपनी माँ को बताया, माँ मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। वो लोग रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। माँ को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो बोली कि अब तुम खुद लड़का पसंद करोगी, यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें। खबरदार, जो वहाँ से कोई आया तो मना कर दो उन्हें। अभी तो तुम्हें पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। समय आते ही हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो बोली, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब मैं क्या करती। अगले दिन मैंने सुमित को बताया तो सोचते हुए बोला कि अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम पेट से ना होती तो इंतजार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालात में कोर्ट मैरिज ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। तुम ऐसा करो, आज रात अपना जरूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर सुबह कोर्ट में शादी कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती, मजबूरी वैसे भी मेरी किस्मत बन चुकी थी। उस रात मैंने अपना जरूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतजार करने लगी। जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से बाहर निकल आई। बाहर नुक्कड़ पे सुमित बाइक के लिए मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बाइक पे बैठकर उसके साथ निकल आई। दूर एक बंगले के पास उसने अपनी बाइक रोक दी और मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैंने पूछा, ये किसका घर है? तो वो बोला कि ये उसके दोस्त का घर है, हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं झिझकते हुए अंदर दाखिल हो गई। वहाँ और भी लड़कियाँ थी और मर्द भी मौजूद थे। गलियारी से गुजरने के बाद वह मुझे एक ड्राइंग रूम में जैसे कमरे में ले आया और वहाँ एक उम्र दराज औरत चरपाई पर बैठकर पान चबा रही थी। ले आए लड़की सुमित, वो औरत सुमित से बोली। देख लो, सुमित ने कमीनेपन से मेरी तरफ देखते हुए बोला, अच्छी है बहुत, मेरे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। मैं हैरान परेशान होकर जो खड़ी थी, कभी उस औरत को तो कभी सुमित को देख रही थी जो औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई कि सुमित, ये सब क्या है और तुम इस औरत से किस चीज के पैसे ले रहे हो? सुमित ने पैसे लिए और बात किए बिना ही चलता बना। मैं उसके पीछे भागी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। वो औरत उठी और बोली कि वो तुम्हें बेचने आया था। ये सुनकर तो मेरा रंग फीका पड़ गया था। मैंने में अपना सिर हिलाया तो औरत बोली कि तुम्हारा सौदा करके गया है वो, अब तुम मेरे कोठे की रौनक हो, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करोगी। उसने मेरे सिर पर मानो धमाका किया हो। मैं चिल्लाने लगी, नहीं छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीख चीख कर और रो रो कर मेरी हालात खराब हो गई थी। सुमित ने मुझे बहला फुसलाकर धोखा दिया। एक औरत बता रही थी कि वो पहले भी 2 लड़कियां इसको बेच चुका है। मेरे साथ धोखा हो चुका था, साथ साथ मैं अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी और अब कोठी की जिंदगी, मैं इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और आवाज लगाई, मुझे जाने दो। मगर उन लोगों ने ऐसी चीखें और पुकार की आदत थी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। थक हार के मैं शांत हो गई थी। उस औरत का खास चमचा और लड़कियों का दलाल, जिसका नाम विनोद था, मेरे लिए रोज खाना पानी दे के जाता और समझाता कि जिद मत कर, बात मान ले सीताबाई की। वो कभी भी मुझे मारता भी था। आज भी वो मेरे लिए खाना लाया, मैंने चुपचाप खाना खा लिया।
और उससे कहा कि मुझे बाहर आने दो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही करूँगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और खाना खाने के बाद मुझे बाहर लेकर आ गया। लता भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। एक लड़की को बुलाया जिसका नाम रिंकी था। उसे कहा कि पूजा का हुलिया दुरुस्त करके इसे सब कुछ सिखा दे, खाने पीने का ख्याल रखा कर, ये पेट से है। रिंकी बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिनों में मेरी उससे दोस्ती हो गई। वो मेरी तरह हालात का शिकार होकर यहाँ पहुँची थी। मैंने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया था। उसने मुझसे कहा कि तुम किसी तरह से यहाँ से भाग जाओ। मैंने उससे पूछा क्या ये मुमकिन है? मेरी आंखें चमक उठी। उसने मुझसे वादा किया कि वो इस कोठे पे मुझे उसकी तरह बाजारू औरत नहीं बनने देगी। वो मौका देखकर मुझे यहाँ से निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन विनोद के होते हुए ये कैसे संभव हो सकता था। लेकिन एक दिन एक नई लड़की आई थी और विनोद का सारा ध्यान उसी पर था। रिंकी ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवाई थी और विनोद के कमरे में जाकर उसके पानी में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। रिंकी बोली कि देख पूजा, आज तुम्हें यहाँ से हर हाल में निकलना है। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? मैं घबरा कर बोली। तो रिंकी बोली कि दुनिया बहुत बड़ी है पूजा, बस हिम्मत करनी होगी। रिंकी बोली कि सहारा मिल ही जाता है, तुम्हें जहाँ भी सहारा मिलेगा वो इस जगह से तो बेहतर ही होगा। पूजा, मैंने सिर हिला के उसकी बात को मान लिया। ये वो जगह थी जहाँ रात को दिन होता था और सुबह सभी लोग थक कर कुछ घंटों के लिए सो जाते थे। यहाँ से रात को निकलना नामुमकिन था, इसलिए रिंकी ने मुझे सुबह सुबह यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाया। जब सब सो रहे थे तो मैंने अपना सामान उठाया और दबे पाँव रिंकी के साथ गेट तक आ गई। इधर उधर देखते हुए रिंकी ने ताला खोला और मुझे गले से लगा लिया और मुझे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा। मैंने रिंकी से बोला कि मैं तुम्हारी ये आसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। एक कहकर मैं वहाँ से बाहर निकली तो रिंकी ने फिर से ताला लगा दिया। रिंकी ने कहते हुए मुझे कुछ पैसे भी दिए कि तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। मैं रिक्शा पे बैठकर उसे पता बताकर उसी डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर साहिबा भी अपने दरवाजे पर पहुंच गई, दवा खाने पर पहुंच गए। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं अबॉर्शन कराने आई हूँ। वो मेरी सारी हकीकत सुनने के बाद बोली कि ये गुनाह का काम मैं नहीं करूँगी और मुझे अपने घर लेकर गई। वो बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मेरी शादी अपने छोटे भाई पंकज से कर दी, सब कुछ जानते हुए भी, और कहा कि पंकज को अपने अतीत के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताना, मैं सब संभाल लूँगी। मैं बहुत खुश थी। मैंने पंकज को कुछ नहीं बताया, ये तक भी नहीं कि ये बच्चा उसका नहीं है। उनके हिसाब से मैंने 7वें महीने में बच्चे को जन्म दिया था। वो बहुत अच्छे इंसान थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। उस दिन मैंने सोचा कि इस साधु बाबा को पंकज के सामने बुला लूं, मालूम तो पड़े कि आखिर मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैंने गेट खोला और उसे अंदर आने के लिए कह दिया। जब वह अंदर आया तो मेरी नज़र कपड़े में छुपे उसके हाथ पर पड़ी, जिस पर वही घुंघरुओं की पट्टी बंधी थी जो कि विनोद के हाथों पर बंधी होती थी। मेरा दिल तो मानो धड़कना ही भूल गया था, ये जानकर कि कमीना कोई साधु बाबा नहीं बल्कि साधु बाबा के भेष में विनोद है। पंकज ने उससे पूछा कि क्यों मेरे घर के चक्कर लगाते हो और क्या कहना चाहते हो। उसने मेरी ओर देखा और बोला कि मुझे मदद चाहिए। उसकी बातों से मुझे पसीना आ रहा था। वो मेरे बारे में पंकज को बताने वाला ही था कि पंकज ने पूछा कैसी मदद, और इधर मैं अपने माथे पर आधा पसीना पोंछते जा रही थी। वो बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ सरकार, मुझे किसी काम पे रख लो। पंकज ने कुछ पैसे देकर उसे चलता किया, ये कहकर कि काम होगा तो रख लूँगा। अगले दिन पंकज के काम पर जाते ही मैंने उसे गेट खोलकर पूछा क्या चाहते हो। उसने कहा कि वो कोठा छोड़ चुका है, उसे पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन हर बार वो पैसे मांगने के लिए फिर से आ जाता। पैसे बहुत बार दे चुकी थी, ना देती तो पंकज को सब कुछ बता देता। मैं यही सोचती थी कि उससे पीछा कैसे छुटकारा कैसे पाऊँ। मेरे मन में उसे मार डालने के अलावा कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसके ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगी, ये सोच लिया, और अगली बार उसे पैसे नहीं दिए तो वो धमकियाँ देता रहा
लेकिन अब मैं सोचकर उसके डर से बाहर निकल आई थी कि आखिर कब तक उसके डर से जीती रहूंगी। अगले दिन वो फिर आ गया और मुझे बताया कि पंकज को बता चुका हूँ कि तुम क्या हो। ये सुनकर मैं कांप उठी और अपना बदला ले चुका। अब क्या करोगी, ये कहकर हंसने लगा कि उसी वक्त पंकज पुलिस लेकर वहां पहुंच गए और पुलिस विनोद को गिरफ्तार करके चली गई। पंकज मेरे साथ अंदर आ गए और मैं सिर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वो मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले कि पूजा, मैं ये सब पहले दिन से ही जानता था। ये सुनकर मैंने सिर उठाया तो बोले, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तुम अच्छी लगी, तुम अच्छी लड़की थी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सज़ा क्यों देता। तुम उस वक्त नादान थी, तुम्हें पूरा हक था कि तुम भी अच्छी ज़िंदगी जियो। मुझे तुम्हारे अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी एक अच्छी साथी साबित हुई। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बस इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैं उनकी ऋणी हो गई थी। उनके एहसान, उनकी मोहब्बत मेरे किसी अच्छाइयों का प्रतिफल थे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। उनका जितना शुक्रिया अदा करती उतना ही कम था। मैंने सुकून भरी सांस लेकर पंकज की तरफ देखकर सोचा कि दुनिया में आज भी ऐसे अच्छे और महान लोग मौजूद हैं जैसे ये भाई बहन, लेकिन ऐसे महान लोग हर किसी को नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि ज़माने की ठोकरें खाने से बच गई। लेकिन मेरी उन तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि ज़माने में कोई ऐसी गलती ना करे जो आपके माता पिता का सिर शर्म से झुका दे और आपकी सारी ज़िंदगी बदनाम होकर रह जाए। उस दिन के बाद से मैंने अपने पति पंकज से कुछ भी नहीं छुपाती थी, क्योंकि पंकज बहुत ही अच्छे इंसान और अच्छे पति भी थे। मुझे अपने अतीत को लेकर जो चिंता सता रही थी वह चिंता अब खत्म हो गई है, क्योंकि मेरे पति पंकज ने उस चिंता को मेरे लिए जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है और मैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। दोस्तों, पूजा के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, और सिर्फ पूजा के साथ ही नहीं, ये बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है और हो भी रहा है। मैं आपसे विनती करूँगी कि जो पूजा के साथ हुआ वह आपके साथ बिल्कुल भी ना हो। इसलिए आपको किसी भी तरीके से किसी पर भी आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है और किसी के प्यार भरी बातों में या किसी के जाल में आपको नहीं फंसना है। तभी आप इस कठिनाइयों से दूर रह सकते हैं। नहीं तो लड़की की चरित्र पर एक बार दाग लग जाए तो वह दाग जल्दी मिटती नहीं है। इसलिए मैं विनती करती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों कि आप इस तरीके की गलती कभी नहीं कीजिएगा जिससे आपके माता पिता को या आपको अपना सर झुकाकर और सर को छुपा कर रहना पड़े। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना